जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहले प्रश्न के रूप में मैंने आपसे पूछा था कि नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है वह किस राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी सीमा बनाता है यह बिहार राज्य के साथ में। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको याद रखना है कि वॉलीबॉल ये श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है। सुपर ओवर किस खेल से संबंधित शब्द है? तो सुपर ओवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्रिकेट से संबंधित एक टर्म है और आईपीएल 2020 के कारण इस वर्ष ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बेसबॉल जो कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, इसकी एक टीम में कुल मिलाकर के 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सबसे ज्यादा बार खिताब जीता है मुंबई की टीम ने। कई सारे लोगों ने महाराष्ट्र उत्तर दिया था, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र की टीम रणजी ट्रॉफी में नहीं आती है। यहां पर मुंबई पार्टिसिपेट करता है और मुंबई ने सबसे ज्यादा संभवतः 41 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। और ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न जो मैं आपसे यहां पर पूछता हूं वह किसी ना किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए इन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक करना है और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फिर आप एक स्टैटिक जीके का सेक्शन बना करके उसमें इन सभी को ऐड भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग चीन देश के बारे में जानेंगे। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी उन सभी के लिए जो कि आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो पोलियो के लिए टीका होता है, पोलियो के लिए जो टीका होता है जो कि हमारा ओरल पिलाया जाता है पोलियो ड्रॉप के रूप में, उसके प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए और पूरी दुनिया से पोलियो नाम की जो ये बीमारी है इसको समाप्त करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपके मन में यह भी आ सकता है कि यह दिवस 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जोनास साल्क जिनके द्वारा पोलियो के टीके का निर्माण किया गया था उनका जन्म दिवस होता है 24 अक्टूबर को। तो इसीलिए इनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या है? तो इस बार की थीम है ए बिन अगेंस्ट पोलियो इज दी बिन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि अगर हम लोग पोलियो के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं तो यह एक वैश्विक स्वास्थ्य की जीत होगी। और आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। इस वर्ष नाइजीरिया नाम का जो देश है अफ्रीका का, यह आखिरी देश था जो कि पोलियो से मुक्त हुआ, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप भी पोलियो से मुक्त हो चुकी है। और वर्तमान में दुनिया में 2 ही देश ऐसे शेष बचे हुए हैं जहां पर अभी पोलियो बचा हुआ है। तो एक हमारा है पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान, जहां से अभी पोलियो समाप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने शहरी शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? यानी कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू इनिशिएट रिफॉर्म इन दी अर्बन एजुकेशन सिस्टम। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। यहां पर आप देख सकते हैं राजीव कुमार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब राजीव कुमार का नाम आया है तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे वित्त सचिव राजीव कुमार नहीं है, जो कि अब
हमारे इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, तो वे नहीं हैं, ये हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिनकी अध्यक्षता में नीति आयोग के द्वारा 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति की बात करते हैं तो 14 इसमें सदस्य होंगे, राजीव कुमार अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वे भी इसमें शामिल हैं। और जो हमारे यहाँ का शिक्षा मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है और आवास और शहरी विकास मामलों का मंत्रालय है, इसके सचिव भी इसमें शामिल होंगे। बाकी नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क्स की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी गोवा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सैंड ड्यून होते क्या हैं। तो मुख्य रूप से जो सैंड ड्यून नाम की स्थलाकृतियां होती हैं, ये आपको मिलेंगी रेगिस्तानी इलाकों में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है सी, और ये जो आपको स्थलाकृतियां दिख रही हैं जिसपे आपको छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून। तो जब हमारे समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं के द्वारा रेत को उड़ा करके इस प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित की जाती हैं। यानी कि सैंड ड्यून मुख्य रूप से हमारी वह स्थलाकृतियां होती हैं जो कि हवा के द्वारा निर्मित की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों की रक्षा के लिए सैंड ड्यून पार्क का निर्माण किया जा रहा है गोवा राज्य में, और इसके निर्माण के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए को भी मंजूर किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गोवा राज्य की बात करते हैं तो अभी उच्च शिक्षा के लिए दिष्टाओ नाम का यूट्यूब चैनल इन्होंने शुरू किया है। पेयजल कनेक्शन देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हर घर जल के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। और पीएम किसान योजना के लिए इंडिया पोस्ट के साथ में इन्होंने एक समझौता भी किया है। बाकी गोवा की राजधानी आपको पणजी में मिल जाएगी। राज्यपाल वर्तमान में हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। और उच्च न्यायालय आपको मिलेगा इसका मुंबई में, और दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको याद रखना है कि ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी गोवा राज्य को, और 30 मई 1987 को एक पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। और उस समय ये हमारे देश का 25वें नंबर का राज्य बना था। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो भगवान महावीर अभ्यारण्य यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और मोलम राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सलीम अली पक्षी विहार भी आपको मिलेगा। कहाँ पर? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम सूद ने। किसने? विक्रम सूद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है द अल्टीमेट गोल, ए फॉर्मर रा चीफ डीकंस्ट्रक्ट हाउ नेशंस कंस्ट्रक्ट नैरेटिव। तो ये हमारे रा के प्रमुख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है द अल्टीमेट गोल। इसके अलावा एक किताब और लिखी गई है जिसका नाम है फॉल अगेन राइज अगेन। क्या नाम है? फॉल अगेन राइज अगेन, और इस पुस्तक को लिखा है संदीप अग्रवाल ने। तो दोनों पुस्तकों के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यहाँ पर अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको याद होगा कि जो विश्व युद्ध था दूसरा वाला, वह समाप्त हुआ था 1945 में। तो उसके बाद में उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके द्वारा सजेशन दिया गया था कि हम एक ऐसी वैश्विक संस्था का निर्माण करें जिसके द्वारा पूरे विश्व में शांति, विकास और मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो उसी के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पर जो इसका ड्राफ्ट था यानी कि स्थापना के लिए, उसमें कुल मिलाकर के 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? 50 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और फिर 1948 से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। थीम आपको ध्यान रखना है, थीम इसकी है द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। ये इस बार की थीम है, और मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। महासचिव इसके हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, साद अल हरीरी एक बार पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए?
तो ध्यान आप लोग रखेंगे, ये बन गए हैं लेबनान के एक बार फिर से पीएम, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद में कुछ जनता का विद्रोह हुआ, जिसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसी दौरान हसन दियाब भी कुछ दिन के लिए पीएम बन गए, मुस्तफ़ा अदीब भी कुछ दिन के लिए पीएम बने, और अभी जब चुनाव हुआ तो उसमें 118 में से 65 सीटों पर इन्होंने जीत प्राप्त की, जिसके बाद में पुनः ये लेबनान के पीएम बन गए हैं। राष्ट्रपति लेबनान की है बीरूत, राजधानी है बीरूत में, और मुद्रा यहाँ की है लेबनानी पाउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनान देश की लोकेशन, ये हमारे पश्चिमी एशिया का एक देश है और सीरिया के साथ साथ इजराइल देश के साथ में ये सीमा बनाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि ये मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी अपने तट को साझा करता है, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया? तो पीएम के द्वारा गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल गुजरात में एक योजना पहले से चल रही थी जिसका नाम था दिनकर योजना। तो अभी दिनकर योजना का नाम बदल दिया गया, इसका नाम रखा गया किसान सूर्योदय योजना, और फिर इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे किसान हैं उनको प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिससे वे अपनी जो सिंचाई वाली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि पीएम महोदय के द्वारा गुजरात राज्य में एक पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया, और इसके अलावा 130 करोड़ रुपए से निर्मित विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे, जिसकी लंबाई है 2.3 किलोमीटर और नाम इसका है गिरनार रोपवे, इसका उद्घाटन किया गया। तो रोपवे जैसे हम लोगों ने असम में पढ़ा था कि भारत का पहला रोपवे बना था नदी के ऊपर, उसी प्रकार का ये भी रोपवे है, यानी कि एक तार होगा और इस तार में एक ट्रॉली लगी होती है जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इसका भी उद्घाटन पीएम महोदय के द्वारा किया गया। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी। और राष्ट्रीय पार्क आपको याद रखने हैं, ब्लैक बक है, गिर है, बंसदा है और आपका है कच्छ राष्ट्रीय पार्क। बाकी ये सारे गुजरात से जुड़े हुए अभी करंट के न्यूज़ हैं, इनके बारे में भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो पीडीएफ में ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे जल शक्ति मामलों के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट हैं उनके कंपोनेंट की जियो टैगिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? तो जैसे देखिए, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका नाम है, तो इसके अंतर्गत हमारे देश में कृषि के लिए सिंचाई उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। यानी कि कहीं पर नहर बनाई जाएगी, कहीं पर तालाब बनाए जाएंगे, तो इन सभी की मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि इन सभी की समीक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है ऐप को। तो ऐप के माध्यम से जो भी हमारे अधिकारी होंगे उनके द्वारा किस प्रकार की नहर बन रही है, किस स्थान पर बन रही है, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। और पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है 75% और राज्य सरकारों का हिस्सा है 25%। यानी कि इसमें जो खर्च आता है उसमें 75% देती है केंद्र सरकार और 25% उस पर्टिकुलर राज्य के द्वारा दिया जाता है। अक्टूबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने लाइफ इन ए मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे पर्यटन और संस्कृति मामलों के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा नेशनल म्यूजियम दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का जो संयुक्त प्रोजेक्ट था लाइफ इन मिनिएचर, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है? तो मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो भी हमारी छोटी तस्वीरें होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से उस
पार्टिकुलर तस्वीर को आप बड़े स्तर पर देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है स्वेतलाना तिखानोवस्काया को। तो नाम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अजीब सा भी है, तो ध्यान रखेंगे। बेलारूस की जो विपक्षी दल है उसकी नेता है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा और इन्हीं को इस वर्ष के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मामला है क्या, देखिए जो बेलारूस देश है कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का, वहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के द्वारा पहले स्वेतलाना के पति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाना था इनके विरुद्ध, तो उनको किसी कारणों से इन्होंने जेल में बंद करवा दिया और उसके बाद में स्वेतलाना जो कि एक शिक्षक थी, इन्होंने मैदान में अपनी पहुंच को जाहिर किया, यानी कि ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और इसी दौरान इन्होंने सरकार का विरोध किया और वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। तो इसीलिए यूरोपीय संघ के द्वारा वर्ष 2020 के सखारोव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को या फिर संस्था को भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति और संस्था दोनों को यह पुरस्कार मिलता है। अक्टूबर 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए अपनी तरह के पहले फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे देश भारत ने, यानी कि इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, तो नाम इसका पहले ध्यान रखिएगा आप, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, और ये हमारे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा निर्मित किया गया है और ये अपनी तरह का पहला इस प्रकार की सुविधा है। तो ये काम क्या करेगी, तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि किसी स्थान पर कितनी ज़्यादा बारिश होने वाली है या उस बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी, इसके बारे में 6 से 12 घंटे पहले इसके द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तो ये हमारे जो भी साउथ एशिया के देश हैं उन सभी के लिए कार्य करेगा और इसीलिए भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दक्षिण एशिया के सभी देशों को इसे समर्पित किया गया है। बाकी भारतीय मौसम विभाग की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। महानिदेशक इसके हैं मृत्युंजय मोहपात्रा। आखिरी प्रश्न है, नाटो सदस्य द्वारा किस देश में एक नए स्पेस सेंटर की स्थापना की योजना है? तो नाटो के द्वारा एक नया स्पेस सेंटर बनाया जाएगा जर्मनी देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले नाटो की। तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी रूस के विरुद्ध, यानी कि उस समय का जो सोवियत संघ था उसके विरुद्ध यहाँ पर अमेरिका की अगुवाई में नाटो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका आपको ब्रुसेल्स में मिल जाएगा, जो कि बेल्जियम की राजधानी है और मेंबर कंट्रीज की संख्या है 30। इस वर्ष उत्तरी मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस नए स्पेस सेंटर की। तो ये जो नया स्पेस सेंटर है वह जर्मनी के रामस्टीन में जो नाटो का एयरफोर्स हाई कमांड बेस है यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसका काम क्या होगा, तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी विभिन्न देशों के द्वारा सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया है हमारे स्पेस में, उन सभी सैटेलाइटों की ये मॉनिटरिंग करेगा और अगर उन सैटेलाइटों को किसी प्रकार का खतरा होगा तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी इस स्पेस सेंटर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी में इसे स्थापित किए जाने की योजना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी देश की लोकेशन, जिसकी राजधानी आपको बर्लिन में मिलेगी और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। जर्मनी, डेनमार्क, इसके अलावा नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, फिर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड सहित 9 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलते चलते आइए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी IIT खड़गपुर के द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में मिलकर के उद्योग 4.0 यानी कि इंडस्ट्री 4.0 नाम के
एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। उत्तरी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा, इसके द्वारा बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की गई। अब ये सेवा है क्या, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं से यात्रा करके दिल्ली में पहुंचते हैं तो वहां पर आपका जो सामान होगा उसको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप दिल्ली स्टेशन से कहीं पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रेलवे के द्वारा आपके सामान को आपके घर से पिकअप करके स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा। तो ये है बैग ऑन व्हील सेवा, जिसकी शुरुआत उत्तर रेलवे जोन के द्वारा की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर के साथ में ग्राहकों को वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है। मिजोरम राज्य के द्वारा ये कहा गया है कि 26 अक्टूबर से कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि इनके द्वारा इस प्रकार के एक अभियान की शुरुआत की घोषणा की गई है कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी जो चीन वाली वीडियो होगी उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। कोई कमी आपको लगी हो या कोई डाउट रहा हो तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का पढ़ाई से या फिर पढ़ाई से अलग कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।